नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इतना तो आपको इल्म होगा ही, जो भी थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं दुनिया के नक्शे पे। हमारे यहाँ भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, शुमाल मशरक़, उसके और जो मेनलैंड है उसके बीच में बांग्लादेश आ जाता है। और वो जो मगरबी बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी हिस्सा है, सिलीगुड़ी, जिसे चिकन स्नेक भी कहा जाता है, पूरा वहाँ से गुज़र कर भारत को जो मेनलैंड है उसको अपने नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचना पड़ता है। तो ज़ाहिर है अभी वो जो नॉर्थ ईस्ट के जो भी ये 7 स्टेट्स हैं, उनके यहाँ माल पहुँचाने के लिए या वहाँ से लाने ले जाने के लिए कलकत्ता बंदर इस्तेमाल होता है। और कलकत्ता बंदर से वहाँ तक माल पहुँचाना या वहाँ से कलकत्ता बंदर तक पहुँचाना, दोनों सूरत में वक्त और पैसा बहुत ज़्यादा होता है उसका। अब इसको हल करने के लिए भारत ने बांग्लादेश को दरख्वास्त की थी और ये मुज़ाकरात कई सालों से हो रहे थे। और 2018 में ये तय पाया था कि बांग्लादेश अपने 2 सी पोर्ट्स जो है, उनके जो बंदर है, एक है मोंगला और दूसरा चिटागांग। चिटागांग को आजकल वो चाटोग्राम कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये नाम बदली किया था। खैर, हमें इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन चिटागांग जो है ना, वो ईस्ट में पड़ता है बांग्लादेश के। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, त्रिपुरा वगैरह, उसके नज़दीक पड़ते हैं। तो वहाँ से जो है माल नॉर्थ ईस्ट तक पहुँचाना भी और वहाँ से लाना भी आसान पड़ता है चिटागांग तक। और इसी तरह मोंगला पोर्ट जो है वो है तो वेस्ट में, लेकिन वहाँ से भी कम से कम ये जो पूरा चक्कर सिलीगुड़ी से गुज़र के और माल वहाँ तक पहुँचाए, तो उससे तो बेहतर है कि बांग्लादेश के पोर्ट इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें अभी बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को ये इजाज़त दे दी है और हिंदुस्तान उसके ये दोनों बंदर, एक चिटागांग यानी जिसे चाटोग्राम कहते हैं और दूसरा मोंगला, ये दोनों इस्तेमाल कर सकता है अपने माल के लाने और ले जाने के लिए। अब ज़ाहिर है ये तो विन विन सिचुएशन है, दोनों ममालिक का इसमें फ़ायदा है। हिंदुस्तान का ख़र्चा और वक्त बचेगा और ज़ाहिर है बांग्लादेश को जो राहदारी का जो चार्जेस मिलेंगे, ट्रांजिट के जो चार्जेस मिलेंगे, उससे उसकी कमाई होगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम भी किया था और जिसमें बताया था, जो वज़ीर आज़म आया था फूमियो किशिदा, और जिसने $75 बिलियन की ऑफ़र की थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ख़र्चा करने के तैयार है। उसके बाद फिर बांग्लादेश का जो एक सी पोर्ट नया बनाने जा रहे हैं, ग्रीन फील्ड, वो जापान की मतलब इन्वेस्टमेंट से, सरमायाकारी से बनेगा, मातरबारी। और वो भी जो है ना बांग्लादेश के ईस्ट में पड़ता है, साउथ ईस्ट में। तो वो भी हमारे फ़ायदे में है। वहाँ से भी माल जो है जब बन के पूरा हो जाएगा, तो वहाँ से भी फिर नॉर्थ ईस्ट तक, अगरतला और त्रिपुरा तक जल्दी ही पहुँचाया जा सकेगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में हम ये बता सकते हैं कि जब से मौजूदा सरकार आई है बांग्लादेश की, यानी अवामी लीग की, तो उसने अपने ताल्लुकात हिंदुस्तान से अच्छे रखे हैं और इसकी वजह से उसकी खासी तरक्की भी हुई है। हकीकत में बांग्लादेश की ये जो 2 पॉलिसियाँ, एक तो उसने अपनी आबादी को कंट्रोल में रखा है। नहीं तो हमें याद है 1971 में जब अलग हुआ था मगरबी पाकिस्तान से, तो उस वक़्त बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान की जो आबादी टोटल पाकिस्तान के 56% और मगरबी पाकिस्तान की जो अब पूरा पाकिस्तान है उसकी 44% हुआ करती थी। अब हालत ये है कि तकरीबन 50 साल के, 52-53 साल के बाद हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि अभी देखिए वो जो उस वक़्त तकरीबन 4.5 करोड़ वाला मगरबी पाकिस्तान था,
अभी 22-23 करोड़ का हो चुका है। और जो 5.5 करोड़ वाला जो मशरक़ी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बना, वो अभी जो है 15-16 करोड़ पर है। तो बांग्लादेश ने एक तो अपनी आबादी को कंट्रोल में रखा, और दूसरा पाकिस्तान की तरह उसने अपने मुल्क को कट्टरपंथी इस्लामी नहीं बनाया। अब ज़ाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है। इसी तरह दुनिया के कई ममालिक हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कई ब्रुनाई है, तो उनका कोई वास्ता नहीं पड़ता, वो अपना इस्लाम अपने घर पे रखते हैं। तो मगरबी पाकिस्तान यानी जो अभी पाकिस्तान है वो उसका नुकसान इसकी वजह से, एक तो उसने आबादी पे कंट्रोल नहीं किया, और हर बात में उसने हिंदू और हिंदुस्तान दुश्मनी को मद्देनज़र रखा, जिसकी वजह से हालत ये है कि अभी कोई भी चीज़ समझो hyundai की कार वो असेंबल करनी है, वो तो उसके ओरिजिनल इक्विपमेंट जो है वो हिंदुस्तान में बनते हैं, तो वो हिंदुस्तान से नहीं खरीदा, वही खरीदेगा, और वही चीज़ वो डबल भाव में दुबई से खरीदेगा। हिंदुस्तान दुबई को भेजेगा और दुबई से पाकिस्तान खरीदेगा, लेकिन वो पाकिस्तान क्या बोलेगा, हमें जो है हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार नहीं करने हैं, क्योंकि हमारे दरमियान कश्मीर का मसला है। वो इतना भी उनको समझ में नहीं आता कि इस वक्त हिंदुस्तान और चीन तकरीबन हालत जंग में हैं। आधा लाख फौज दोनों अतराफ से लद्दाख में जो है ना आईबाल टू आईबाल खड़ी हैं। उसको तकरीबन 3 साल होने को आए हैं। 2020 में ये गलवान वाला ही जंग हुई थी, मतलब जंग तो नहीं हुई, स्कर्मिश बोल सकते हैं। उसके बाद से 3 साल हो चुके हैं, फौजें आमने सामने खड़ी हैं, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने चीन से अपना धंधा बंद नहीं किया। हालत ये आजकल हिंदुस्तान तकरीबन चीन से 130 बिलियन डॉलर का माल लेता है, और इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन दूसरे नंबर पर चीन बन गया है। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल अमेरिका में ऐसा हमने सुना था, रिपोर्ट्स आई थी अखबारों में कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के हैं ना, कई फाइल्स जो है ना उनकी चोरी हो गई है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इट वाज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अभी ताज़ा ये खबर आई है, ये वाशिंगटन पोस्ट में कल की अखबार में था, कि उसमें से एक जो है डॉक्यूमेंट वो ये है कि पाकिस्तान की जो डिप्टी मिनिस्टर है फॉर फॉरेन अफेयर्स मोहतरमा हिना रबानी खर, गुलाम मुस्तफ़ा खर की भतीजी हैं, अगर आपको याद हो, वो हमारे पंजाब के गवर्नर और फिर वज़ीर आला बने थे। खैर, हम बता रहे थे मोहतरमा हिना रबानी खर जो अभी डिप्टी मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स के, उसने अपने वज़ीर आज़म को एक मेमो भेजा था। ये जो पिछले साल से रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया 24 फरवरी को, उसके बाद रूस के ख़िलाफ़ कई मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में जो है करारदादें पेश की जाती रही हैं, और उनमें उसके ऊपर उसकी मजम्मत की जाती है रूस की। अब ज़ाहिर है गलत तो है रूस, उसने एक आज़ाद मुल्क पर हमला किया है जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन हर मुल्क की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो उसके बाद से जब भी इस किस्म की कोई भी करारदाद वोटिंग के लिए आती, तो पाकिस्तान जो है ना हमेशा अपने आप को एब्सटेन करता था, यानी वोट देने से गुरेज करता, दिखाता कि मैं वोट नहीं देता, उसको एब्सेंट करार दिया जाता है। और इसी तरह हिंदुस्तान भी यही करता रहा है। तो ये जो है ना, ये एक किस्म की गैर जानिबदाराना पॉलिसी थी। तो इसमें मोहतरमा हिना रबानी खर ने अपने मेमो में जो अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहा है कि हमें ऐसी पॉलिसी से गुरेज करना चाहिए, हमें मगरब की खुशामद करने के से भी गुरेज करना चाहिए। बावजूद इसके कि 70-75 साल से पाकिस्तान उनका जो है हामी रहा है, अलाए रहा है, मिलिट्री जो है ना अलायंसेस में उनका पार्टनर रहा है, सीटों का मेंबर था, सेंटो का मेंबर था, वार अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान की आर्मी उनके साथ लड़ती थी। पाकिस्तान में उन्होंने ये टेररिस्ट पैदा किए जो तालिबान बनाए, दूसरे बनाए जो है गुलबुद्दीन हिकमत यार के, और तरह तरह के उन्होंने बनाए थे। अभी
हालत ये है कि वो पाकिस्तान को खा रहे हैं। खैर, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि ये मगरब की खुशामद में पाकिस्तान ने 75 साल से क्या क्या न किया है, तो मोहतरमा हिना रब्बानी खर कहती हैं कि हमें इससे गुरेज करना चाहिए। इस वक्त हमारे फेवर में जो है वो चीन है, और चीन है तो इसका मतलब हमें खुलकर रूस की हिमायत करनी चाहिए। इसीलिए हमें चाहिए कि इस किस्म की जो भी करारदादें पेश होती हैं तो उनको सीधे सीधे हम उनके ख़िलाफ़ वोट करें। अब ये जो है ना बात दिलचस्पी से खाली नहीं है। आप सोचिए जनाब, मोहतरमा हिना रब्बानी खर कहती हैं कि हमें चीन के फेवर में या रूस के फेवर में वोट करना चाहिए, जबकि हिंदुस्तान भी नहीं करता, और उसके बदले में पाकिस्तान को IMF से लोन भी चाहिए। और ज़ाहिर है IMF का मतलब यानी अमेरिका, तो उसके लिए वो अमेरिका से उसको खुशामद करनी पड़ती है। हालत ये है कि अभी जो PTI के कई जो PTI वाले तो गालियां देते रहे हैं, इमरान खान तो गालियां देता रहा है अमेरिका को, उसके बावजूद उसके कई जो हैं मेंबरान जो हैं अमेरिकन सेनेटर से मिलने जाते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये माना जाता है तकरीबन, मतलब जब से ये पाकिस्तान वजूद में आया है कि पाकिस्तान को 3 A चला रहे हैं, एक अल्लाह, एक अमेरिका और एक, हाँ नाज़रीन, तो हम कह रहे थे अल्लाह, अमेरिका और आर्मी ये पाकिस्तान को चलाते रहे हैं गुज़िश्ता 76 साल से। उसके बावजूद हिना रब्बानी खर ये कहती हैं कि हमें अमेरिका को डिच करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, और हमें खुलम खुला चीन की हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि चीन ही हमें लॉन्ग रन में फ़ायदा दे सकता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी हिमायत से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। अब तक तो हालत ये है कि न तो चीन पाकिस्तान से खुश है, न अमेरिका पाकिस्तान से खुश है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन $26 बिलियन गंवा चुका है। उसने ऐलान तो $66 बिलियन का किया था, लेकिन अभी वो जो CPEC है वो लिम्बो में अटका हुआ है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। और अमेरिका की भी हालत ये है कि जब से वो अफ़गानिस्तान छोड़ के चला गया है, यानी 15 अगस्त 2021 की बात कर रहे हैं, उसके बाद से उसने मुड़कर पाकिस्तान को नहीं देखा। हाँ, बीच में एक खबर आई थी कि $450 मिलियन की उसने स्पेयर पार्ट्स दिए थे, और मतलब रिपेयर का जो F-16 पाकिस्तान को दिए हैं, उसकी रिपेयर के लिए पाकिस्तान को $450 मिलियन दिए थे। बाकी तो ज़्यादा कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।